Hello students, I am Dr. Shobha Jari, Associate Professor in Botany, LBS Government College, कोटपुतली। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको मैंने पहले बताया था टूल्स एंड टेक्निक के अंतर्गत कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड वेक्टर्स काम में आते हैं। वेक्टर सीरीज़ के अंतर्गत ही आज मैं आपको शटल वेक्टर्स के बारे में बताऊंगी और फॉस्मिड्स के बारे में भी बताऊंगी। शटल वेक्टर्स क्या हैं? शटल वेक्टर्स have been designed to replicate in cells of two different species. Therefore, they contain two origins of replication, one specific for each host species, as well as those genes necessary for their replication and not provided by host cell. शटल वेक्टर्स क्या हैं? ये शटल वेक्टर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ में रेप्लिकेट कर सकें और इसलिए इनमें दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन्स होते हैं जिनमें दोनों होस्ट स्पीशीज़ के स्पेसिफिक जीन्स होते हैं और इन्हीं जीन्स के कारण ही ये वेक्टर्स होस्ट सेल्स में रेप्लिकेट करते हैं। दीज वेक्टर्स आर क्रिएटेड बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स इटसेल्फ। ये शटल वेक्टर्स भी आर्टिफिशियली लैब्स में रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स द्वारा ही बनाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स द्वारा ही ये वेक्टर्स बनाए जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में ही ये वेक्टर्स काम में भी आते हैं। तो जिस विधि से इनको बनाया जाता है उसी विधि में ही ये फिर से काम में आते हैं। सम ऑफ देम कैन बी ग्रोन इन टू डिफरेंट प्रोकैरियोटिक स्पीशीज while others can propagate in a prokaryotic species, usually E. coli, and a eukaryotic one, that is yeast, plant और animal cells. ये शटल वेक्टर्स में से कुछ वेक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि जो दो डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोपोगेट करते हैं, जबकि कुछ शटल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोपोगेट करते हैं और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल में प्रोपोगेट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल कोई सी भी हो सकती है, यीस्ट हो सकती है, कोई प्लांट सेल हो सकती है या एनिमल सेल हो सकती है। सिंस दीज फैक्टर्स कैन बी ग्रोन इन वन होस्ट एंड देन मूव्ड इनटू अनदर विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन, दे आर कॉल्ड शटल वेक्टर्स। क्योंकि ये वेक्टर्स एक होस्ट से दूसरे होस्ट में बिना ज़्यादा किसी मैनिपुलेशन के ग्रो किए जा सकते हैं, इसलिए इन वेक्टर्स को शटल वेक्टर्स कहते हैं। ए शटल वेक्टर डिज़ाइन टू रेप्लिकेट इन ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। एक ऐसा शटल वेक्टर जो कि ई कोलाई सेल में एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस में रेप्लिकेट कर सके, उसको बनाने के लिए ये दो स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। पहला स्टेप है मिथाइलिनोमाइसिन ए रेजिस्टेंट मॉड्यूल एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए जीन्स एक स्ट्रेप्टोमाइसिस प्लाज्मिड से प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरा स्टेप है ई कोलाई में रेप्लिकेशन मॉड्यूल मेंटेन करने के लिए एक जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए ई कोलाई से ही लिया जाता है। तो इस तरह से ये शटल वेक्टर बनाने के दो स्टेप्स हैं। शटल वेक्टर्स शुरू में तो स्ट्रेप्टोमाइसिस डीएनए इंसर्ट को ई कोलाई में क्लोन करते हैं और बाद वाले कार्य स्ट्रेप्टोमाइसिस में करते हैं। बाद वाले कार्य से अर्थ हुआ आगे प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या रेप्लिकेशन आदि का जो प्रोसेस है वो बाद वाले प्रोसेस। शटल वेक्टर्स विशेष तौर पर इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बनाए गए हैं और ज़्यादातर शटल वेक्टर्स यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पर देखिए एक टिपिकल शटल वेक्टर का हम डायग्राम देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये बैक्टीरियल रेप्लिकेशन जीन्स हैं, ये यीस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन्स हैं
ये ल्यूसीन बायोसिंथेसिस जीन्स हैं यहाँ पर, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, और ये कुल मिलाकर के आर्टिफिशियली बनाया हुआ वेक्टर है जिसको कि शटल वेक्टर कहते हैं। इस प्रकार शटल वेक्टर्स दो डिफरेंट होस्ट में विदाउट एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन के प्रोपोगेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं फॉस्मिड वेक्टर्स। फॉस्मिड वेक्टर्स एक प्रकार के बीएसी वेक्टर्स ही हैं। बीएसी अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स ही हैं, और इनका उपयोग बीएसी वेक्टर का उपयोगी डेरिवेटिव फॉस्मिड डेरिवेटिव कहलाता है। एक फॉस्मिड वेक्टर एक बीएसी वेक्टर ही होता है जिसमें लैम्डा फाज कॉज साइट्स होते हैं, और ये कॉज साइट फाज लैम्डा के हेड्स की पैकेजिंग के लिए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्मिड वेक्टर इज़ PFOS1, जो कि एक BAC की कॉज साइट एवं PUC कॉज साइट के रिकॉम्बिनेशन से इन वीवो बनाया गया है। PUC में लैक Z अल्फा एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के फाज लैम्डा कॉस सीक्वेंसेस से रिप्लेस किया गया है। वेक्टर PFOS1 में दो कॉस साइट हैं जो कि ज़्यादातर ई कोलाई सेल्स में अनस्टेबल हैं, हालांकि ई कोलाई का स्ट्रेन POP2136 इसे स्टेबली मेंटेन कर सकता है। इसका रेप्लिकेशन PUC के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, इसलिए ये वेक्टर ई कोलाई में अधिक संख्या में प्रेजेंट होता है। ई कोलाई सेल्स में इन विट्रो पैकेजिंग एंड ट्रांसफेक्शन से इस वेक्टर द्वारा PBAC108L जैसा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, परंतु साइज में भिन्न होता है। इसलिए ये प्लाज्मिड्स ये फॉस्मिड मिनी BAC ही होते हैं। BAC अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि लगभग 40 किलो बेस के DNA इंसर्ट को क्लोन करने के काम में आते हैं। फॉस्मिड लाइब्रेरीज भी cDNA लाइब्रेरीज तकनीक से ही बनाई जा सकती हैं जिसमें दो कॉस सीक्वेंसेस हों। फॉस वेक्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA से मिनी BAC लाइब्रेरीज बनाने में भी काम में आते हैं। आगे हम इनके स्ट्रक्चरल डायग्राम्स और देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक ईस्ट वेक्टर YEP13 है जो कि एक शटल वेक्टर है। ये जो है एक शटल वेक्टर है, और इस वेक्टर में आप देखिए डिफरेंट साइट्स हैं। ये देखिए PBR322 सीक्वेंस है, ये ओरी सीक्वेंस है, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स हैं यहाँ पर ये प्लाज्मिड सीक्वेंस है, और ये ल्यूसीन कोडिंग सीक्वेंसेस है, और इतना पार्ट ये ईस्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस है। तो ये कुल मिलाकर एक शटल वेक्टर है। और फिर इस शटल वेक्टर को एक जनरल एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट हमें करना है। तो ये है ये शटल वेक्टर है, और ये ईस्ट क्रोमोसोम है। इनका रिकॉम्बिनेशन करना है। तो ये रिजल्टिंग देखिए, ये ईस्ट क्रोमोसोम में ये ल्यूसीन रेजिस्टेंस साइट्स आ गई हैं।
तो इस तरह से एक शटल वेक्टर को एक ईस्ट क्रोमोसोम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये आपके आज की जानकारी थी शटल वेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।